आप देख रहे हैं प्रिंस वाइब्स 09। आज हम भारत के दिल में छिपी एक ऐसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये कहानी किसी एक दिन, एक साल या एक दशक की नहीं है। ये कहानी है पूरे 150 साल लंबे संघर्ष की। झारखंड ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, ये जमीन, जंगल और अपनी पहचान के लिए लड़ी गई भारत की सबसे लंबी और सबसे अनकही लड़ाइयों में से एक की महागाथा है। ये कहानी उस अदम्य साहस की है जिसने एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक अपनी जड़ों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी है कि ये लड़ाई शुरू कहां से हुई। तो चलिए समय में एक लंबा सफर करते हैं। उस दौर में चलते हैं जब बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, जब आज की दुनिया का नक्शा तक नहीं बना था। हम उतरेंगे इस धरती के उस रहस्यमयी अतीत में जहां दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक ने जन्म लिया था। एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल तक इन्हीं जंगलों में दफन रहा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी बदलती है। हमारी कहानी का केंद्र है ये छोटा नागपुर का पठार। यही वो धरती है जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। ये इलाका हमेशा से अपने घने जंगलों, अपनी बेशकीमती खनिज संपदा और सबसे बढ़कर अपने कभी हार न मानने वाले लोगों के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की नदियों में एक अलग ही बात है। एक ऐसी आत्मा है जो बाहरी ताकतों के सामने कभी झुकी नहीं। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं असुर जनजाति से। ये इस धरती के सबसे शुरुआती निवासियों में से थे। ये वो लोग थे जिन्होंने आज से हजारों साल पहले उस कला में महारत हासिल कर ली थी जिसने दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और वो कला थी बेहतरीन किस्म का लोहा बनाने की कला। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया के बड़े बड़े सिविलाइजेशंस अभी लोहे का इस्तेमाल सीख ही रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनकी तकनीक आज के मानकों से भी कितनी आगे थी। सोचिए जरा, वो ऐसी तकनीक इस्तेमाल करती थी जो पर्यावरण के अनुकूल थी। वो उस अयस्क यानी लो ग्रेड ओर से लोहा निकाल लेती थी जिसे आज की आधुनिक मिलें भी बेकार समझकर फेंक देती हैं। और वो लोहा कैसा था? वो ऐसा लोहा बनाते थे जिस पर आसानी से जंग नहीं लगता था। ये अपने आप में एक चमत्कार था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो समय से बहुत बहुत आगे थी। हालांकि जैसा अक्सर होता है, ये आत्मनिर्भर दुनिया, ये खुशहाल समाज हमेशा के लिए अलग थलग नहीं रह सका। शक्तिशाली साम्राज्यों की नज़र इस जमीन पर पड़ी और आखिरकार समंदर पार से आई एक विदेशी व्यापारिक कंपनी ने इसके अनमोल संसाधनों की ओर अपनी आंखें गड़ा दी। यहाँ से एक नए और मुश्किल दौर की शुरुआत होने वाली थी। देखिए, सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्य दूर से ही इस इलाके पर नजर रखते थे। मगध साम्राज्य हो या मुगल, वो यहाँ से बस टैक्स या हीरे जैसी चीजें ले लिया करते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन में ज्यादा दखल नहीं दिया। पर 1765 में सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के प्रशासनिक अधिकार हासिल कर लिए। और फिर आया साल 1793, एक ऐसा साल जो इस धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला। और वो बदलाव था 1793 का स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक ऐसा हमला था जिसने हजारों साल पुरानी खूट-कट्टी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। खूट-कट्टी यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे कबीले की, पूरे समुदाय की होती थी। जंगल और जमीन सबके साझा संसाधन थे। लेकिन अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें जमीन बाहरी जमींदारों को दे दी गई, जिनका एक ही मकसद था, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। नतीजा क्या हुआ? रातों रात जो लोग अपनी जमीन के मालिक थे वो अपनी ही जमीन पर किराएदार और मजदूर बन गए। सोचकर देखिए कितना बड़ा अन्याय था। और इसी अन्याय ने एक ऐसे असंतोष को जन्म दिया जो आने वाले 150 सालों तक एक आग की तरह धधकता रहा। यहीं से उस संघर्ष की नींव रखी गई जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन इस जुल्म का जवाब खामोशी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब था विद्रोह की वो चिंगारियां जो भारत के 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से भी बहुत पहले इसी धरती पर भड़क उठी थीं। 99% लोग ये नहीं जानते कि आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत यहाँ बहुत पहले हो चुकी थी। अगले कुछ मिनट बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम उस इतिहास को जानेंगे जिसे अक्सर भुला दिया जाता है।
ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो विद्रोहों का एक लंबा, कभी न खत्म होने वाला सिलसिला था। 1760 के दशक में ढाल विद्रोह हुआ, फिर 1798 में चुआर विद्रोह और फिर 1831 में हुआ कोल विद्रोह, जिसमें मुंडा, हो और उरांव जैसे कई आदिवासी समुदाय अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने के लिए बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो गए थे। और इन सभी विद्रोहों में सबसे बड़ा और सबसे संगठित था 1855 का संथाल हूल। हूल का मतलब होता है विद्रोह। ये 1857 के सिपाही विद्रोह से ठीक 2 साल पहले हुआ था। सिद्धू और कान्हू मुर्मू नाम के 2 भाइयों के नेतृत्व में ये एक ऐसा महाविद्रोह था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी और ये दिखा दिया था कि जब आदिवासी एकजुट होते हैं तो उनकी ताकत क्या होती है। चलिए अब हम 19वीं सदी के आखिरी दौर की ओर बढ़ते हैं। दशकों का ये संघर्ष, ये गुस्सा अब एक ऐसे आंदोलन में बदलने वाला था जिसका नेतृत्व एक ऐसे नौजवान ने किया जो आगे चलकर एक किंवदंती, एक भगवान बन गया। एक ऐसा आंदोलन जिसे इतिहास उल गुलान के नाम से जानता है। ये था उल गुलान यानी महान विद्रोह, और इसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा नौजवान जिसे आज भी झारखंड के लोग भगवान की तरह पूजते हैं, बिरसा मुंडा। लोगों ने उन्हें धरती आबा का नाम दिया, यानी पृथ्वी का पिता। उन्होंने अपने लोगों को सिर्फ अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी पहचान पर हो रहे हमलों के खिलाफ भी एकजुट किया। बिरसा का आंदोलन सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। इसकी शुरुआत हुई समाज सुधार से। उन्होंने अपने समुदाय में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। फिर उन्होंने अपना राज यानी मुंडा राज स्थापित करने की घोषणा की, और आखिर में ये स्वशासन के लिए एक सशस्त्र गुरिल्ला लड़ाई में बदल गया जिसने अंग्रेजों और जमींदारों की नाक में दम कर दिया। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को धोखे से पकड़ लिया और सिर्फ 25 साल की उम्र में जेल के अंदर बेहद रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। एक ऐसा नायक जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, उसे इतनी जल्दी दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उल गुलान की आग इतनी जबरदस्त थी कि इसके दबाव में अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने आदिवासी जमीन को बाहरी लोगों को बेचे जाने से रोक दिया। ये इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था, उसकी पहली ईंट रखी जा चुकी थी। बिरसा की लड़ाई ने संघर्ष के एक नए दौर को जन्म दिया। अब लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में लड़ी जानी थी। ये स्वशासन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक लंबी और मुश्किल राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत थी। अगर आपको ऐसी हाई क्वालिटी नॉलेज वीडियोस पसंद हैं, तो प्रिंस वाइब्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक 80 साल लंबा पॉलिटिकल मैराथन था। 1940 के दशक में जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक अलग राज्य की मांग उठाई। फिर 1950 में झारखंड पार्टी बनी। 1972 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसने इस आंदोलन को और भी ज्यादा ताकत दी। दशकों तक आंदोलन चलते रहे, प्रदर्शन होते रहे, और आखिरकार वो सपना सच होने के करीब आया। और फिर 1.5 सदी के लंबे संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और दशकों के राजनीतिक आंदोलन के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया, 15 नवंबर साल 2000। इसी दिन भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और झारखंड का एक अलग राज्य के रूप में जन्म हुआ। 150 साल का सपना आखिरकार सच हो गया था। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास बात थी। नए राज्य के जन्म के लिए 15 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि यही तारीख धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी? ये उनकी कभी ना मिटने वाली विरासत को एक सलाम था। तो झारखंड की कहानी सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन से जुड़ाव क्या होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी समाज को सदियों तक अपनी पहचान के लिए लड़ने की ताकत कहाँ से मिलती है, और ये लंबा संघर्ष उनके आने वाले भविष्य को कैसे आकार देता है। ये सवाल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, हम सब के लिए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि झारखंड के इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद।